नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों में हमने निराला की हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविताओं पर बात की है, चर्चा की है, उन्हें अच्छी तरह समझा है और आज हम शुरू करने वाले हैं निराला की कुछ चुनी हुई कविताओं पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से कुछ एक प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और कुछ एक प्रश्न इस तरीके से आपके लिए तैयार किए गए हैं ताकि उस कविता की विषय वस्तु पर, उसके मूल भाव पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और दोस्तों, निराला पर आधारित प्रश्नों पर ये पहला सत्र है और इसके बाद हम एक और सत्र निराला की रचनाओं पर आधारित प्रश्नों पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, निराला का काव्य किस दर्शन से प्रभावित है? अरविंद दर्शन, वेदांत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन या बौद्ध दर्शन? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि निराला का काव्य वेदांत दर्शन से प्रभावित है, क्योंकि निराला ने रामकृष्ण मिशन में दीक्षा ली थी और स्वामी विवेकानंद के वो बहुत बड़े शिष्य थे, उनके अनुगामी थे। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, इसलिए उनकी रचनाओं पर वेदांत दर्शन का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। और प्रसंगवश में आपको बता दूं कि यह अरविंद दर्शन छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में, बाद की रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन प्रसाद की कामायनी में देखने को मिलता है और बौद्ध दर्शन महादेवी वर्मा की रचनाओं में है। तो इन बिंदुओं को भी आप याद रख लेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? यूपी पीजीटी 2021 में और डीएसएसपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या धूमिल। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां आपको यह लगेगा इस वक्त कि निराला ही इसका उत्तर है, क्योंकि हम निराला पर आधारित प्रश्नों की ही बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे सम्मिलित रूप से, तब आपके लिए यह निर्णय करना कठिन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो सरल लग रहा है, परीक्षा के समय वो बहुत कठिन होगा। तो इसलिए इन तथ्यों को गंभीरता से लें। मुक्त छंद के प्रवर्तन का जो कार्य है वो निराला के द्वारा संपन्न किया गया। सबसे पहले निराला ने मुक्त छंद में रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर भी होगा आंसर बी। अगला, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कृति है राम की शक्ति पूजा। तो इसका उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहां डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सांध्य काकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संकलन है। तो आंसर हुआ डी। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियां किसकी हैं? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य शुक्ल या हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों, ये बी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति सरोज स्मृति, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर आधारित प्रश्न है ये। और ये पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई हैं। यहां निराला अपनी पुत्री को संबोधित करके कह रहे हैं कि क्योंकि तेरी मां का निधन तेरे बाल्यकाल में ही हो गया था, शैशवावस्था में ही हो गया था, तो ऐसी स्थिति में मां को जो शिक्षा देनी चाहिए थे, वो सारी की सारी कुल शिक्षा यानी सारी की सारी शिक्षा मैंने तुझे प्रदान की, और यहां तक कि तेरा विवाह और तेरी फूलों की सेज भी मैंने स्वयं अपने हाथों से ही बनाई। और क्या सोचकर बनाई कि जिस तरह से कण्व ने शकुंतला का पालन पोषण किया था, उसका विवाह किया था, जबकि वो एक वनवासी तपस्वी ऋषि थे,
तो ऐसा सोचकर मैंने भी ये कार्य किया कि मैं भी अपनी शकुंतला को तैयार कर रहा हूं, उसके विवाह करके उसे विदा कर रहा हूं ससुराल के लिए। और मन में यह भी सोचा, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कि वह शकुंतला जो ऋषि कण्व की पुत्री थी, पालित पुत्री थी, वो अन्य थी और ये शकुंतला अन्य है। रूप अलग है, समय अलग है, लेकिन प्रसंग बिल्कुल वही है। ऐसा सोचकर हे पुत्री, मैंने तुझे तेरे प्रति अपने सारे दायित्व पूरे किए। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति नामक रचना, जो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण शोक गीत माना जाता है, से ली गई है। तो उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, परिमल किसकी काव्य रचना है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। माखनलाल चतुर्वेदी, पंत, निराला और रसखान। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निराला की कृतियों को और उनके सन को अच्छी तरह से याद कर लेंगे दोस्तों। ये परिमल भी निराला की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जब हम निराला के परिचय पर बात कर रहे थे तब भी हमने इसकी रचना इसकी चर्चा की थी। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के कवि कौन है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। केदारनाथ अग्रवाल, पंत, निराला और नागार्जुन। निराला इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हो गया सी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो कविता है बादल राग दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है निराला की, और इसमें बादल को कवि ने क्रांति का प्रतीक माना है। तो जिस तरह से जागो फिर एक बार एक उद्बोधन परक कविता है, उसी तरह से बादल राग कवि की क्रांति धर्मी चेतना की कविता है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि न केवल कवि की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण कविताओं के लेखक के विषय में भी पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों पर भी आप अपनी दृष्टि जमा कर रखेंगे। तो इसका उत्तर हुआ सी। आगे चले। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी? डीएसएसपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सरस्वती वंदना है दोस्तों ये, और ये सरस्वती वंदना बचपन से ही हिंदी में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें ये बहुत देर से पता चलता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि तब हमारी दृष्टि केवल कविता पर केंद्रित होती है, कवि पर नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सरस्वती वंदना किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित सरस्वती वंदना है ये। तो आंसर हुआ डी। एक और बात यहां मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि रामकृष्ण मिशन में दीक्षा ली थी, श्री रामकृष्ण परमहंस के से दीक्षित थे निराला। तो ऐसी स्थिति में श्री रामकृष्ण परमहंस महाकाली की उपासना किया करते थे, महाकाली के भक्त थे। तो उन्होंने अपनी कविताओं में स्पष्ट रूप से मां को अलग अलग रूपों में देखा है और उनके स्वरूप का चित्रण किया है। इसकी छवि, इसका प्रभाव आपको उनकी बहुत सारी कविताओं में देखने को मिलेगा। और यहां उन्होंने सरस्वती के रूप में मां काली की, मां की पूजा की है, आराधना की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका उत्तर हुआ। आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? डीएसएसपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी या निराला की प्रेमिका। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि निराला ने सरोज स्मृति अपनी पुत्री के शोक में लिखा था। इस काव्य की रचना उन्होंने अपनी पुत्री के शोक में की थी। तो आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? डीएसएसपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। अनामिका, अर्चना, आराधना और अणिमा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निराला का सबसे पहला जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो अनामिका था। और दोस्तों, अनामिका के 2 संस्करण प्रकाशित हुए। तो अनामिका प्रथम उनका पहला था, लेकिन क्योंकि यहां प्रथम और द्वितीय नहीं कहा गया है, लेकिन यदि विकल्प में कभी अनामिका प्रथम भी आए और अनामिका द्वितीय भी आए तो अनामिका प्रथम पर ही निशान लगाएंगे आप। तो अनामिका प्रथम उनका पहला कविता संग्रह है। आंसर हुआ ए।
निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? झारखंड पीजीटी 2018, एचपी पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति या तुलसीदास? अभी हमने चर्चा की, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरोज स्मृति हिंदी का शोक गीत माना जाता है, तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है ये, और आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? और यह प्रश्न भी पूछा गया यूजीसी नेट 2019 में। कविताओं के नाम है वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर या फिर जूही की कली। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नई कविता के पहले अंक में निराला की जूही की कली कविता का कवियों के द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रस्तुत किया गया था। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, स्नेह निर्झर रह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। दोस्तों ये स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, उपर्युक्त गीत किस कवि का है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या राम कुमार वर्मा? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित गीत है ये, और ये गीत उनके कविता संग्रह अणिमा में संकलित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है ये, तो आप इसके कविता संग्रह का नाम भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला पर आधारित ये दोस्तों, इसे किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है, कंठस्थ कर लेंगे। जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया, यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया, यूजीसी नेट 2010 में पूछा गया, और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस या विष्णु पुराण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृत्तिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव उनकी कृति राम की शक्ति पूजा पर देखने को मिलता है। कृत्तिवास रामायण बंगला भाषा में लिखी गई। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है। और इसके अनुवादक कौन है? कृत्तिवास ओझा, जो बंगाल के कवि थे। इनका समय 15वीं शताब्दी माना गया है। और इन्होंने मूल रूप से कृत्तिवास रामायण लिखी थी श्री राम पंचाली के नाम से। एक काव्य लिखा उन्होंने श्री राम पांचाली, जो राम कथा के कारण किस रूप में? कृत्तिवास रामायण के रूप में प्रचलित हो गया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में राम की शक्ति पूजा नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि निराला की महत्वपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। तो विकल्प है, राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। हमें उपयुक्त कथनों की जांच करनी है, तो यह बिल्कुल उपयुक्त कथन है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, यह बिल्कुल गलत कथन है क्योंकि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख देवी भागवत में मिलता है, श्रीमद् भागवत में नहीं। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, बिल्कुल सही है। डी इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में है, यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि राम की शक्ति पूजा में एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं बल्कि मानवीय चरित्र के रूप में चित्रित किए गए हैं।
तो ऐसी स्थिति में ए और सी विकल्प बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ए और सी विकल्प में ए और सी है, तो ए और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जूही की कली कविता के कवि हैं, यूजीसी नेट 2009 में यह प्रश्न पूछा गया, पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी। जाहिर सी बात है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इस तरह के प्रश्न नेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इस बात पर खास ध्यान देंगे कि किस क्रम में कवि ने रचनाएं लिखी। तो विकल्प है गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। अणिमा, अर्चना, आराधना, गीतिका। आराधना, अर्चना, अणिमा, गीतिका। आराधना, अर्चना, अणिमा और गीतिका। तो दोस्तों यहां पर ये विकल्प में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विकल्प में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दोनों सेम विकल्प हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर अर्चना पहले है और आराधना बाद में है। तो देखिए, गीतिका का प्रकाशन वर्ष माना गया है 1936, अणिमा का 1943, अर्चना का 1950 और आराधना का 1953। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल क्रम ए विकल्प में बिल्कुल सही है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार एक कविता किस पत्र में प्रकाशित हुई? मतवाला, प्रभा, सुधा और हिंदी प्रदीप। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसकी चर्चा हम अपने पिछले सत्रों में कर चुके हैं, तो आंसर इसका होगा ए। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार एक का प्रकाशन वर्ष है 1922, 1926, 1929, 1932। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कविता जागो फिर एक बार एक मतवाला पत्र में प्रकाशित हुई 1926 में और जनवरी माह के अंक में इसे प्रकाशित किया गया, तो आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार एक में प्यारे संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रियतम के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, कायरों के लिए या प्रियतमा के लिए। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां कवि क्योंकि भारत राष्ट्र को जगा रहे हैं, राष्ट्र को जगाने का अर्थ क्या है? राष्ट्र को जगाने का अर्थ है कि भारतवासियों को यानी राष्ट्र के नागरिकों को जगा रहे हैं, तो यहां प्यारे संबोधन भारत राष्ट्र के लिए आया है। विकल्प में यदि राष्ट्र आए तो भी आपको यही सही करना है, अगर भारतीय नागरिक आए तो भी आपको यही सही करना है, ये बात ध्यान में रख लेंगे। राष्ट्र की जगह नागरिक या भारतवासी शब्द भी हो सकता है, तो आंसर हुआ बी। अगला, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, पंक्ति में व्यंजित भाव है। ए, प्रियतम रात बीत गई है, तारे छिप गए हैं, अब जाग जाओ। बी, प्रियतम तुम्हें जगाने के सारे प्रयास निष्फल हो चुके हैं। सी, प्रिय स्थान स्थान पर महापुरुष तुम्हें जागृति का संदेश दे देकर थक चुके हैं, अब तो जाग जाओ, उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस पंक्ति के जो भाव हैं वो इन तीनों बिंदुओं में अभिव्यक्त किए गए हैं। क्योंकि पहली बात, इसका साधारण अर्थ हो गया प्रियतम रात बीत गई है, तारे छिप गए हैं, अब जाग जाओ, एक सामान्य सा कथन है, लेकिन उसमें निहित जो भावाभिव्यंजना है वो नीचे के बी और सी विकल्पों में अभिव्यक्त हो रही है। प्रियतम तुम्हें जगाने के सारे प्रयास निष्फल हो चुके हैं, हारे सब के द्वारा निष्फलता की ओर संकेत किया जा रहा है। और तीसरा है, प्रिय स्थान स्थान पर महापुरुष तुम्हें जागृति का संदेश दे देकर थक चुके हैं। तारे मैंने आपको बताया था कि स्थान स्थान पर जो महापुरुष भारतवासियों को जगाने का प्रयत्न कर रहे थे उनका प्रतीक है। तो यहां पर ये तीनों कथन सही हैं, यानी उपर्युक्त सभी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा डी। लेकिन यदि उपर्युक्त सभी का विकल्प ना हो और यह विकल्प हो तो सबसे उपयुक्त विकल्प यही होगा, तो इसको ही आप चिन्हित करेंगे, ये बात ध्यान में रख लें। आगे चलते हैं, खड़ी खोलती है द्वार, पंक्ति में कौन सा द्वार खोलने की बात कही गई है? चिंतन का, स्वतंत्रता प्राप्ति का, उन्मुक्तता का या ज्ञान का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जागो फिर एक बार भाग एक कविता की पंक्ति है ये, और यहां पर जिस द्वार को खोलने की बात की गई है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के द्वार को खोलने की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट हमारे लिए उस समय क्या थी? भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी हमारी पराधीनता, और हम
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महापुरुषों के द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे थे, जो देशभक्तों के द्वारा प्रयत्न किए जा रहे थे, वे संगठित न होने के कारण सफलता को प्राप्त करते दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी की ओर संकेत किया है कवि ने कि अब संगठित होने लगे हैं सभी के प्रयास, तो ऐसी स्थिति में खड़ी खोलती है द्वार, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति का जो पथ है तुम्हारा वो प्रशस्त हो गया है और द्वार खुल चुका है। अब तो तुम्हें जागने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि तुम अब भी नहीं जागे तो स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा बी। अगला, जागो फिर एक बार एक कविता में द्वार कौन खोल रहा है? तरुण किरण, चेतना शक्ति, अरुण पंख या कोई नहीं? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसके द्वारा द्वार खोला जा रहा है? तरुण किरण के द्वारा द्वार खोला जा रहा है। तरुण किरण, सूर्य जब सूर्योदय होता है, जागने की बात किससे संबंधित है? सूर्योदय से संबंधित है। और सूर्य की जब शुरुआत की किरणें यानी युवा किरणें, जिनमें थोड़ी कोमलता भी होती है, थोड़ी प्रखरता भी होती है, मिश्रित रहता है, तो वे किरणें जब पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो सारी प्रकृति में जैसे चेतना का संचार हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पत्तों में जान आ जाती है, फूल विकसित होने लगते हैं। तो उसी की ओर संकेत किया है कि वही तरुण किरण अब तुम्हारी स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग को खोल करके खड़ी है। तो ऐसी स्थिति में हे प्यारे, हे भारत राष्ट्र, तुम्हें जागने की आवश्यकता है। तो द्वार खोलने वाली है तरुण किरण। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आंखों को अली के समान क्यों बताया गया है? ए विकल्प, अली जब पुष्प रस का पान करता है तब उसकी आंखें बाहरी परिवेश की ओर नहीं देखती। बी, आंखें भी अली के समान काली होती हैं। आंखें जागृति का प्रतीक है, या फिर आंखों से व्यक्ति के सोने जागने का बोध होता है? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अली का अर्थ होता है भंवरा। जब भंवरा किसी भी पुष्प के रस का पान कर रहा होता है तो उस समय वह पूरी तरह से उस रस के पान करने में ही डूबा होता है, ना उसे अपने बाहरी परिवेश का, उसके इर्द गिर्द क्या कुछ घटित हो रहा है उसका बिल्कुल भी बोध नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि भंवरा रसपान में इतना ज्यादा डूब जाता है कि कभी कभी सूर्यास्त होने पर भी वो रसपान में डूब रहता है और कमल का जो पुष्प है वो बंद हो जाता है और रात भर भंवरे को अपनी इसी बाहरी परिवेश के प्रति उदासीनता के कारण उसमें कमल के पुष्प में बंद रहना पड़ता है। तो उसी ये जो प्रथम कथन है ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि इसके द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? भारतवासियों की ओर संकेत किया गया है कि जिस तरह से भंवरे को बाहरी परिवेश का ध्यान नहीं होता क्योंकि वो पुष्प रस के पान में निमग्न होता है, उसी तरह से न जाने तुम कौन से सांसारिक आकर्षणों में बंध गए हो कि तुम्हें अपने दायित्व, अपने भारत में, अपने देश में क्या हो रहा है उसकी ओर तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सोई कमल कोरकों में पंक्ति के द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? भ्रमर की ओर, सुप्त चेतना की ओर, कमल की कली की ओर या प्रकृति की ओर? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने अभी आपसे चर्चा की कि भंवरा कई बार कमल के फूल में बंद हो जाता है पुष्प रस का पान करने में डूबे रहने के कारण। तो उसके माध्यम से, जो वो बंद होने की प्रवृत्ति है उसके माध्यम से कवि ने भारतवासियों की सुप्त चेतना की ओर संकेत किया है। तो आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न, बंद हो रहा गुंजार पंक्ति का क्या अर्थ है? भ्रमर ने गुंजार करना बंद कर दिया है, प्रकृति सौंदर्यहीन हो गई है, सर्वत्र निराशा व्याप्त है, चेतना निष्क्रिय हो गई है। तो दोस्तों गुंजार शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? भंवरे के द्वारा गुनगुनाना, जो ध्वनि वो निकालता है उसे गुंजार कहते हैं। और जब तक भंवरा गुंजार करता है तब तक वो सक्रिय होता है यानी क्रियाशील होता है। उसकी गुंजार कब बंद होती है? जब वो पुष्प के रस का पान करने में डूब जाता है, यानी उसकी गुंजार बंद होने का मतलब हुआ कि वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कि गुंजार बंद हो रहा, गुंजार का भावार्थ है, संकेतार्थ है चेतना निष्क्रिय हो गई है। किसकी चेतना की बात की जा रही है? भारतवासियों की सोई हुई चेतना की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। तो आंसर हुआ डी। अगला, सेज पर विरह विदग्धा वधू पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों देखिए, रूपक यहां है नहीं, उपमा भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है। व वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और एक ही क्रम में हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, आतुर उर वसन मुक्त कर दो पंक्ति में निहित भाव है? ए
हृदय को निराशा और सुप्ति के सभी बंधनों के आवरण से मुक्त कर दो। बी, हृदय में प्रेम का संचार कर दो। सी, प्रकृति में नवीन चेतना का संचार कर दो। डी, जन जन का कल्याण करने को तत्पर हो जाओ। तो इस दोस्तों वो आतुर और वसन मुक्त कर दो पंक्ति में जो निहित भाव है वो है ए, हृदय को निराशा और सुप्ति के सभी बंधनों के आवरण से मुक्त करने की बात इस पंक्ति में की गई है। आतुर होकर, उर मतलब हृदय, वसन से मुक्त कर दो। वसन यहां पर प्रतीक है बंधनों का, और बंधन कौन से हैं? निराशा के बंधन है, और क्योंकि चेतना सोई हुई है वो सबसे बड़ा बंधन है। तो निराशा और सुप्ति यानी सोने की अवस्था, सुप्ति के सभी बंधनों से मुक्त होने की बात यहां पर की गई है। तो आंसर होगा ए। अगला, केशों के फैलने के माध्यम से कवि ने किसका आह्वान किया है? मनुष्य का, प्रकृति की जागृति का, राष्ट्र की चेतना के उन्मुक्त जागरण का, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों को तोड़ने का। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केशों के फैलने के माध्यम से कवि ने आह्वान किया है राष्ट्र की चेतना के उन्मुक्त जागरण का। इन पंक्तियों के संदर्भ में एक बात और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि केशों का प्रतीक कवि ने क्यों लिया। ये उन पर वेदांत दर्शन के प्रभाव है। क्यों है वेदांत दर्शन का प्रभाव? क्योंकि कवि के हृदय में, कवि के मनस पटल पर किसकी छवि अंकित है? वे महाकाली के भक्त हैं। और महाकाली जब दैत्यों का, राक्षसों का नाश करने के लिए, उनका संहार करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो हम हमेशा हर चित्र में उनके केशों को खुला हुआ देखते हैं। और वो महाकाली का असुरों का दमन करने के लिए आगे बढ़ना उनकी क्रियाशीलता का प्रतीक है। तो यहां पर वही क्रियाशीलता जो महाकाली के व्यक्तित्व में है, उनके केशों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जब वो सारी बुराइयों को इस संसार से, इस पृथ्वी से दूर कर देना चाहती हैं, उसी चेतना की सक्रिय रूप का आह्वान करना चाहते हैं कवि। तो ये वेदांत दर्शन के प्रभाव की छवि यहां पर देखने को मिलती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी में जी, एक अनुभव बहता रहे पंक्ति में व्यंजित भाव है। बुद्धि का बहुमुखी विकास हो, राष्ट्र संगठित हो, राष्ट्र में बौद्धिक, भावात्मक एवं आत्मिक एकता स्थापित हो, राष्ट्र प्रगति के पथ पर उन्मुक्त बढ़े। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, यूं देखा जाए तो ये चारों कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन जब ऐसे परस्पर मिलते हुए कथन हो जिनमें हर कथन हमें सही लगे, तो हमें उनमें से सबसे अधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो बुद्धि का बहुमुखी विकास यहां पर है, क्योंकि बुद्धि में बुद्धि लीन होने की बात की गई है, राष्ट्र के संगठित होने की बात भी की गई है, राष्ट्र के प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की बात भी संकेत के द्वारा की गई है। लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त कथन, देखिए राष्ट्र संगठित होगा, लेकिन यहां सी विकल्प में यह बताया गया है कि राष्ट्र में किस प्रकार का संगठन हो, किस प्रकार की एकता हो, बौद्धिक हो, भावात्मक हो, आत्मिक एकता हो। तो इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? प्राकृतिक परिवर्तन की ओर, काल की दीर्घ अवधि के बीतने की ओर, सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर, या बहुमुखी विकास की ओर। तो दोस्तों इन पंक्तियों पर ध्यान देंगे। जागो फिर एक बार भाग 1 की पंक्तियां हैं ये। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के वस्त्रों के बदलने का अर्थ है प्रकृति का स्वरूप। तो प्रकृति का स्वरूप हर क्षण परिवर्तित होता रहा, और इस परिवर्तन के साथ दिन बीत गया, रात आ गई, रात बीत गई, फिर दिन आ गया। पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कवि? प्राकृतिक परिवर्तन की बात तो यहां है, लेकिन मूल बात प्राकृतिक परिवर्तन की नहीं है, बल्कि काल की दीर्घ अवधि के बीतने की बात है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार 2। देखिए यहां तक यानी 33 प्रश्न तक कुछ तो साधारण सामान्य निराला की कृतियों और उनके व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न थे, और उसके बाद जागो फिर एक बार भाग 1 पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। यहां से हम शुरू कर रहे हैं जागो फिर एक बार भाग 2 पर आधारित प्रश्न।
तो जागो फिर एक बार दो कविता कब और किस पत्र में प्रकाशित हुई? इसी तरह का प्रश्न जागो फिर एक बार एक के लिए भी था, क्योंकि कई बार सन के साथ भी आता है, कई बार महीने का भी विकल्प में जिक्र किया जाता है, तो उस स्थिति में हमें सभी कुछ ज्ञात होना चाहिए। तो ए विकल्प है 1926 मतवाला, बी 1929 आदर्श, सी 1928 प्रभा और डी 1922 इंदु। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने आपको बताया था कि जनवरी 1926 के मतवाला के अंक में जागो फिर एक बार कविता प्रकाशित हुई थी और मार्च 1926 के मतवाला के अंक में प्रकाशित हुई जागो फिर एक बार दो कविता। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार दो कविता कवि निराला के किस संकलन में संकलित है? विकल्प है अनामिका, अणिमा, परिमल और गीतिका। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जागो फिर एक बार दो कविता उनके परिमल नामक कविता संग्रह में संकलित की गई है। आ गए, सिंधु नद तीरवासी पंक्ति से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? गुरु गोविंद सिंह की ओर, गुरु अर्जुन देव की ओर, गुरु नानक की ओर या फिर गुरु तेग बहादुर की ओर? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंधु नद तीरवासी के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने गुरु गोविंद सिंह की ओर संकेत किया है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, फाग का खेला रण का क्या अभिप्राय है? होली का आनंद, शौर्य पराक्रम, देशभक्ति या खून की होली? तो फाग का खेला रण का अर्थ है खून की होली। खून की होली का सांकेतिक अर्थ या प्रतीकार्थ है युद्ध करना। तो यहां पर इसका अभिप्राय है खून की होली खेलना, और खून की होली खेलने का सांकेतिक अर्थ हुआ, प्रतीकार्थ हुआ युद्ध करना। तो आंसर होगा डी। अगला, शेरों की मांद में आया है आज सियार। पंक्ति में शेर और सियार क्रमशः हैं भारतवासी और अंग्रेज, अंग्रेज और भारतीय, राजा और प्रजा, अंग्रेज और क्रांतिकारी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निराला ने शेर किसको कहा है? भारतवासियों को, और सियार कहा है अंग्रेजों को। सियार का अर्थ होता है गीदड़। तो उन्होंने भारतवासियों को, क्योंकि वे इस कविता के माध्यम से जगा रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं, तो वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनमें कितना शौर्य और पराक्रम उनके व्यक्तित्व में निहित है, कितनी ऊर्जा निहित है। तो इसलिए वो उन्हें शेर कहकर और अंग्रेजों को गीदड़ यानी सियार कहकर के संबोधित कर रहे हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, मृत्युंजय व्योमकेश का अर्थ है भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण? तो मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले, व्योमकेश यानी आकाश ही जिनके केश हैं, ये भगवान शिव के लिए कहा जाता है। तो भगवान शिव ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि निराला ने अमृत संतान कहकर किसे संबोधित किया है? ऋषियों को, भारतवासियों को, देवराज इंद्र को या देवताओं को? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमृत संतान, अमृत शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ऋषियों की ओर, और उनके वंशज, उनकी संतान यानी भारतवासी, क्योंकि हमारी संस्कृति वैदिक युग से शुरू होती है और वैदिक युग ऋषि मुनियों की तपस्या से भरा हुआ युग था। तो इसलिए उन्होंने अमृत कह करके संबोधित किया है ऋषियों को और उनकी संतान यानी भारतवासी। आंसर होगा हमारा बी। अगला, मेष माता का शाब्दिक अर्थ क्या है? भेड़, बकरी, गाय या भैंस? तो मेष का अर्थ होता है भेड़, और उसकी माता भी मेष, भेड़ की माता भी भेड़ ही होती है दोस्तों। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मेष माता का सांकेतिक अर्थ क्या है? देशद्रोही, निराश, अनुत्साही या कायर एवं डरपोक? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसका सही उत्तर मेष माता से का जो सांकेतिक अर्थ है, जो प्रतीक अर्थ है, वो है कायर एवं डरपोक व्यक्ति। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, योग्य जन जीता है पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अभिप्राय है? देशभक्त, सामर्थ्यवान व्यक्ति, सफल मनुष्य या पराक्रमी? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। योग्य जन का अर्थ है, जन के आगे योग्य विशेषण लगाया गया है, तो उसका अर्थ है सामर्थ्यवान व्यक्ति। कौन से सामर्थ्य से युक्त व्यक्ति? जो अपने अधिकार प्राप्त करने की ताकत रखता है, जो अपने अधिकार पाने की ऊर्जा से संपन्न है, वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है। और इसलिए यहां योग्य जन के द्वारा सामर्थ्यवान व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न,
राजकुंवर, समर, सरताज शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? ऋषि मुनियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, भारतवासियों के लिए या दलित वर्ग के लिए? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतवासियों के लिए कवि ने राजकुंवर और समर, सरताज जैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार किस प्रकार की कविता है? वीरता के गुणगान की, उद्बोधन परक, वर्णनात्मक और उत्साह परक? तो दोस्तों देखिए, उत्साह परक कविता भी है ये जागो फिर एक बार, वर्णन भी किया गया है इसमें, वर्णात्मक भी है, वीरता का गुणगान भी किया गया है, तीनों ही बातें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये एक उद्बोधन परक कविता है। तो इसका सही विकल्प होगा बी। यदि उद्बोधन शब्द विकल्प में ना हो और इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द हो तो आप उसका चयन करेंगे। चारों ही विशेषताएं इस कविता में मौजूद हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है उद्बोधन परक होना। तो इसलिए आंसर होगा बी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इस सत्र में हमने निराला की के सामान्य कृति परिचय आदि से संबंधित प्रश्नों पर बात की और उनकी जागो फिर एक बार भाग 1, जागो फिर एक बार भाग 2 पर बात की। अब अगले सत्र में हम शेष कविताओं पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।